यूएपीए की धारा से छोटी कोई भी धारा लगती है तो धारा 16, 17, 18 और 20 से कम कोई भी, और धारा जो कॉन्स्पिरेसी की है वो 20 में ही कवर हो जाती है। BNS की धारा कॉन्स्पिरेसी की लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हाँ, वो षड्यंत्र 20 यूएपीए से कवर हो जाता है, वो षड्यंत्र ही है। तो अगर ये धाराएं लगती हैं तब तो ईमानदारी से काम हो रहा है, वरना इनको बचाने के लिए काम हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर ईडी ने अभी भी, जो मैंने आपको प्रक्रिया अभी बताई है इसी इंटरव्यू में जस्ट पहले, कि इनके CDR निकाले जाएं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली जाएं, कौन कौन इनके चारों तरफ लोग रहते हैं जो ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हैं उनका, और सिर्फ इन्हीं का फ़ोन नहीं, इनके ड्राइवर और जो इनके साथ PA रहते हैं उनका भी, 2 नंबर के फ़ोन आजकल सबके पास होते हैं, वो वाला फ़ोन भी उससे निकाल के, और उन लोगों के बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक की जाएँ, तब स्थिति निकल के आएगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी तो वो पाकिस्तान और चाइना का पैसा है, और उसके लिए ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया, अब उसके बाद FIR भी दर्ज करने का आदेश दे दिया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये भी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि कोर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन का पूरा मुआयना भी करती रहे कि इसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तो फिर RSS और BJP के शासित प्रदेश के ही हैं, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे कि किसी प्रकार से इनको बचा लिया जाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो इनका मनी ट्रेल निकाला जाना चाहिए कि इनके पास बैंक अकाउंट्स, इनके और इनके मिलने वालों के और इनके कार्यकर्ताओं के बैंक अकाउंट्स ट्रेस किए जाएं, और इनकी CDRs भी निकाली जाएं कि क्या चाइना और पाकिस्तान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको इस तरह की बात करने की इंस्ट्रक्शंस आई थी या नहीं आई थी। सबसे बड़ा विषय ये है, इसमें और कोई विषय नहीं है। ये जब तक इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी कि किससे सुपारी लेके या किसके कहने पे पाकिस्तान और चाइना के अलावा कोई इस बात को कहलवाने के लिए इच्छुक होगा ही नहीं, तो जब तक इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, उस इन्वेस्टिगेशन का मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस आप सब लोगों के सामने है, वो तो हेमंत करकरे साहब ने सारा इकट्ठा करके देशद्रोह के सारे उनके सबूत इकट्ठे करके दिए थे, लेकिन NIA ने पूरी ताकत लगा के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कराने के लिए पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की और RSS की एक कार्यकर्ता हैं, उनको MP भी बनाया गया था। तो यही काम इस केस में भी होता हुआ मुझे लग रहा है। लेकिन अगर कोर्ट इसकी निगरानी करेगा और इनके और इनके आसपास जितने भी लोग हैं उनके तार जुड़े हुए होंगे पाकिस्तान और चाइना से, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, 2 महिलाएं आगे आई, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ बताया जा रहा है कि वो तो पाकिस्तान से मिली हुई थी। देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैं तो महिला पुरुष में भी फौजियों में फ़र्क नहीं करता हूँ, तो जब हमारे 2 फौजियों ने पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स आते थे वहाँ, देखिए इनकी दोनों की उम्र देखिए और वहाँ से जो लोग आते थे उनकी देखिए थे, तो इन दोनों का मुकाबला करने के लिए उन्हें इतने एक्सपीरियंस लोग उतारने पड़े और फिर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो अब जब ज़रूरत होती है, तो अब मुझे तो इनकी किसी डिटेल्स के बारे में, खैर कुरैशी साहिबा की तो नाम से पता लग जाता था कि वो बहुजन समाज से आती हैं, जो व्योमिका हैं उनके नाम से तो पता नहीं लगा था। अब बाद में इन्हीं लोगों ने उनके बारे में भद्दी अश्लील बातें कर करके ये बता दिया कि वो भी बहुजन समाज से ही थी। लेकिन ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जो पाकिस्तान और चाइना को नुकसान पहुंचाएगा। जब तक ये देश इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक हम बात की तह तक नहीं जाएंगे। RSS और BJP के लोग, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, RSS और BJP के लोग के तार चाइना और पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। ये वो हर काम करते हैं जो पाकिस्तान और चाइना भारत को कमज़ोर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पहलगांव में साफ हो गई थी कि मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ाई कराई जाए। वही काम ये करेंगे, आप कुछ भी कर लो, ये पाकिस्तान और चाइना के अलावा दूसरी किसी स्ट्रैटेजी पे चल ही नहीं सकते जब तक इनके तार नहीं निकाले जाएंगे। चाहे DRDO के वो साइंटिस्ट हों जिन्होंने क्या काम किया, आज जो ये जितना हम एयरफोर्स हमारी और कर सकती थी ना, जितना हमारी थल सेना और वायुसेना कर सकती थी, नेवी कर सकती थी, उसमें रोक लगाने का सबसे बड़ा किसने काम किया। हालांकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी दुनिया की सबसे बेहतरीन, जो ब्रह्मोस और दूसरी टेक्नोलॉजी है, वो बनाई किसने थी? APJ अब्दुल कलाम साहब बनाई थी ना। वो कौन थे? वो भी बहुजन समाज के थे। अब बेची किसने पाकिस्तान और चाइना को? आज जो वो थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाए हैं ना हमारा चाइना और पाकिस्तान मिलके। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की मिलजुली ताकत के साथ थी। इस बात को हमारे देश की तरफ से ठीक से हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो ये लड़ाई हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों से मिल के जीती है। लेकिन वो इतना भी मुकाबला क्यों कर पाए?
क्योंकि कौन गद्दार था? जो DRDO का साइंटिस्ट था, RSS का एक वर्कर, जिसने APJ अब्दुल कलाम साहब की जो टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसको पाकिस्तान के हवाले किया। और उसके बाद इतनी बात आई, वरना हम वन साइड उनको बगैर किसी रुकावट के पूरी की पूरी जो हमारा टारगेट थे वो पूरा कर पाते, जो हम कर नहीं पाए। सेना ने जो कुछ किया, लेकिन भाजपा के मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, पूरी भाजपा अभी तक खामोश है। बयान कल आया, लेकिन अभी तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कल सेना के साथ थे। दो जगह जश्न मन रहा है, दो पार्टियां जश्न मना रही हैं। एक पाकिस्तान के अंदर है, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान जीत गया और हमने भारत को हरा दिया। एक भारत के अंदर RSS और BJP के लोग जश्न मना रहे हैं। दो ही जगह जश्न मन रहे हैं। बाकी जितने भारतीय हैं वो जश्न नहीं मना रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन की मुराद अभी पूरी नहीं हुई। हमारी सेना की मुराद पूरी नहीं हुई। हमारे भारतीय नागरिकों की मुराद थी कि हम, जो हमारा डिक्लेयर टारगेट था ना, क्या था? हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया था? सिर्फ एक वजह से कि हम आतंकवाद को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे। जब तक आतंकवाद नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता, जब तक ये गारंटी नहीं हो जाती कि अब के बाद कभी भी पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद नहीं कर पाएगा, फैला नहीं पाएगा, जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, ये हमारा डिक्लेयर्ड गोल और लक्ष्य था। तो कोई भी भारतीय इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि ये ऑपरेशन रुके जब तक कि हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। अब सभी भारतीय मलाल में हैं कि अब हमारे हाथ में आई हुई जीत, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने, और इसमें सबसे बड़ा दोष अगर किसी व्यक्ति का है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जिनकी वजह से और किसी का, ट्रम्प साहब को बहुत लोग दोष दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात। ट्रम्प साहब ने अपने आप को बड़ा नेता इस्टेब्लिश करना था, उन्होंने कर लिया, हमारी कॉस्ट पे कर लिया, वो कर लिया। हमने क्यों करवा दिया उन्हें? सवाल ये है कि मोदी जी ने उनकी बात सुन के क्यों हमारे फौजियों को रोक लिया, जो कि बिल्कुल, मतलब जो बोल रहे हैं ना कि हमने जो हार है जीत के जबड़ों से छीन ली है, मोदी जी ने सिर्फ, जबकि सेना जीत के एकदम बिल्कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल कगार पे खड़ी थी। एक दिन या 2 दिन मुश्किल से और लगते, उसके बाद आतंकवाद की कोई भी घटना कभी भी पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं करता। तो मोदी जी ने किस वजह से रोका, ये वो सबसे अच्छे जानते होंगे। लेकिन जो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं वो एक ही अंदाज़ा है, और वो आने वाले समय में अगर साबित होगा तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी मोदी जी वो करेंगे। अगर किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, अगर अडानी जी को माफ़ी मिलती है अमेरिका से, अगर उनको कम से कम 100 साल की सज़ा नहीं होती, कहाँ पे? अमेरिका में, क्योंकि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं ना, अमेरिका में उनको सैकड़ों साल की सज़ा होनी है। ये उनका लक्ष्य, जो उनके चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं, उनको कोई 1, 2, 3, 4 साल की सज़ा नहीं होनी है वहाँ पे। तो क्योंकि क्यूमुलेटिव जो अलग अलग जो गुनाह होते हैं उनकी अलग अलग सज़ा मिलती है, और अलग अलग सज़ाओं की जो एक लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ जुर्मों की, तो उनको 100 साल से ऊपर की सज़ा होनी है। अगर 100 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती अडानी जी को, तो मोदी जी ने बिल्कुल भारत का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ किया है और फौज को सिर्फ अडानी जी को बचाने के लिए रोका है। और अगर किसी हालात की वजह से भी, कुछ भी वजह हो, अडानी जी को अगर अमेरिका ने माफ़ी दे दी, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि पूरे भारत की जीत को अडानी जी की खातिर मोदी जी ने बेच दिया। और इसीलिए मैं तो आज से ही कह रहा हूँ, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को देशभक्त कहना चाहता है, उसकी पहली जिम्मेदारी आज ये है कि मोदी जी का इस्तीफ़ा मांगे, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो कोई भी अपोजिशन पार्टी के, क्योंकि वो सबसे बड़े लीडर तो वही हैं अभी लोकसभा में। तो अगर वो जब तक मोदी जी का इस्तीफ़ा नहीं मान रहे, वो पूरी देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। विपक्ष कमज़ोर है, इसीलिए मोदी जी देश को कमज़ोर कर पा रहे हैं। ये मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो बयान दिया गया, आप एक सीनियर वकील हैं, तो क्या केस बन सकता है उस मंत्री पर? क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, होगा वो सब? देखिए, महमूद पराचक खुद FIR कराएंगे उस मंत्री? नहीं, देखिए, मैं वकील हूँ, तो मैं खुद अपने आप कोशिश ये करता हूँ कि मैं कोई FIR आगे से बढ़ के ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे दूसरे भी केसेस देखने पड़ते हैं। हाँ, एक क्लाइंट हैं हमारे, जिन्होंने जितने ये क्रिमिनल मीडिया है ना, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बुला के अपने, जो हमारे पैसे से चैनल चल रहे हैं, जो देश की कंपनीज एडवर्टीजमेंट दे रही हैं सारी उन्हें, और उससे ये चल रहे हैं, सरकार भी पैसे देती ही होगी ये चैनल चकाने के लिए, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे जितने भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बुला के
ये ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत को गालियां दिलवाई हैं। हम किसी एक बहुत ही मजबूत क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है, वो हम कर्नाटक में एफआईआर कराने जा रहे हैं, ताकि जो देश के सबसे बड़े गद्दारों में से एक गद्दार हैं, वो ये हैं क्रिमिनल्स जो टेलीविज़न चैनल्स पे नज़र आते हैं हमें, जो पाकिस्तानियों को बुला के भारत को गाली दिलवाते हैं, तो उनके खिलाफ हम एफआईआर कराने जा रहे हैं। अगर कोई क्लाइंट हमें इस केस के लिए भी अप्रोच करेगा तो निश्चित रूप से मैं एफआईआर कराऊंगा। तो ये घटना जो है ये पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी करने के लिए, हमारी फ़ौज का मोराल तोड़ने के लिए है। आप समझिए इस बात को, और किसी वजह से नहीं की गई है। और वो व्योमिका सिंह हो, चाहे सीकरी साहब हों, चाहे कुरैशी साहिबा हों, जो और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे जो भी व्यक्ति देश के कश्मीर के जो भारतीय मुसलमान हैं ना, उन्होंने सबसे बड़ा अपना फ़र्ज़ अदा किया है। उसके बाद पंजाब के बॉर्डर पे जो रहते हैं लोग, उसके बाद अब अगर आप देखें तो आज भी एक मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, एक 12 साल के एक भाई और बहन ट्विंस थे, उनकी मृत्यु हुई है, उनके पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में हैं, पुंछ में, मुस्लिम हैं वो भी। तो सबसे बड़ी कुर्बानी इस ऑपरेशन सिंदूर में भी मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि फ़ौजियों को और सिविलियंस को भी इस बारे में बांटना नहीं चाहिए धर्म के हिसाब से, लेकिन अब भी सबसे बड़ी कुर्बानी जब पहलगाम में ये हमला हो रहा था, तब भी एक मुस्लिम नौजवान ने बंदूक छीनने की कोशिश की थी। वो तो उसकी किस्मत ठीक नहीं थी, वो छीन नहीं पाया, वरना वो उन चारों आतंकवादियों को उसी वक्त मार गिरा सकता था। महमूद राजा सर बहुजन की बात करते हैं, कुरैशी भी बहुजन समाज से आती हैं, तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि उनको डायरेक्ट बोला गया आतंकियों की बहन है वो। मैंने आपको बोला है ना कि अगर मुझे कोई अप्रोच करेगा तो इनकी सज़ा आतंकवाद के तहत है। ये मंत्री जी की सज़ा एक तो पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी की, हमारे देश की सेना की मॉरल को तोड़ने की, और आतंकवाद की घटना है ये, जिसके अंदर उन्होंने ज़रूर, मेरा ये पूरा शक है, अगर इनकी मनी ट्रेल निकाली जाएगी, इनके बैंक अकाउंट्स, ना सिर्फ इनके आसपास सभी लोगों के, तो उसके और जो मित्र होंगे ना, और वो पता कहाँ से लगेगा, इनकी CDR निकालनी चाहिए, किस किस व्यक्ति से ये ज़्यादा बात करते हैं, वो इनके क्लोज निट लोग हैं, और उसके किस किस ऐसे व्यक्ति से जिससे ये ज़्यादा बात करते हैं, उसके बैंक अकाउंट पिछले चेक किए जाएँ, उसके एसेट्स चेक किए जाएँ। अगर उसके बैंक अकाउंट और एसेट्स में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में इजाफा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सीधा पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी कर रहे थे, वहाँ से पैसे लेके भारत देश के अंदर एक पाकिस्तान का एजेंडा, जो चाइना का एजेंडा है मुस्लिम हिंदू करने का, और वो कर रहे थे, और फ़ौज का भी मॉरल डाउन करने के लिए इन्होंने कोशिश की कि फ़ौज के अंदर भी जो मॉरल हमारा है, इसीलिए कि हम सब एकजुट हैं। ये अलग बात है कि जहाँ बहादुरी और ताकत का जहाँ भी कोई मुजाहरा होता है, ये कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि ज़्यादातर बहुजन समाज के ही लोग होते हैं। वो हम सब, क्योंकि बहुजन समाज से आते हैं, हमें उसका गर्व भी है, पर हम सब एक होकर लड़ते हैं, तो उसको बांटने का काम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, RSS और BJP। तो ये देशद्रोही हैं। जब तक इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक ये देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। RSS और BJP, चाइना और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को हमारे देश को आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। राजा साहब, आप FIR कराएंगे बीजेपी मंत्री के खिलाफ? नहीं, मैं देखिए, मैंने आपको कहा, कोई मुझे अप्रोच कर लेगा तो ये आतंकवाद में ही बंद होंगे। जैसे ये टेलीविज़न चैनल वालों के खिलाफ जो हम करा रहे हैं, वो आतंकवाद है, एस्पियोनाज है, जासूसी है चाइना और पाकिस्तान के लिए, हमारे देश के साथ भीतरघात है, तो वो हम करा रहे हैं। अगर कोई इसमें भी अप्रोच करेगा तो ये आतंकवाद की घटना है, और इसमें सिर्फ अकेले ये शामिल नहीं है। आप समझ लीजिए इस बात को। जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि इन्होंने अपने आप अपने मर्जी से कह दिया, ये एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के, एक अनुशासित जो संगठन है, उसके सदस्य हैं। ये एक शब्द भी बगैर हाई कमांड की डायरेक्शन के बोल ही नहीं सकते। पूरी भाजपा खामोश क्यों है? मंत्री मैंने आपको बताया, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, जो आपका सवाल है, उस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जिस चीज़ के लिए अदालत को मजबूर होना पड़ा है FIR कराने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे एक्सप्लेनेशन ही कॉल नहीं कर सकती थी कि तुमने ये क्यों कहा? क्या चीफ मिनिस्टर साहब उनके खिलाफ FIR दर्ज खुद नहीं करा सकते थे? क्या उस प्रदेश में किसी भी पुलिस वाले ऑफिसर की इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं हो पाई कि वो स्वयं ही, यूपी में आप देख रहे हैं ना कितनी सारी FIR होती हैं, वो पुलिस वाले स्वयं ही कर लेते हैं।
तो इतना ज़्यादा संविधान को दबा दिया गया है मध्य प्रदेश में कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की भी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने ये बात उनसे कहलवाई है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ये तो अब कोर्ट ने कहा है, तो बचाने के लिए पुलिस ज़रूर उनकी मदद करेगी। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली की बीजेपी की हाईकमांड के कहने पर, ऐसा मेरा शक भी है और ऐसे सबूत भी सारे पब्लिक डोमेन में नजर आ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी आज जय भीम बोल दिया है, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई नेता के खिलाफ? देखिए, जय भीम तो सबको बोलना ही पड़ेगा, कौन नहीं बोल रहा। हालांकि वो तो हम बहुजन समाज से ही हैं, तो उनके तो मतलब मन से ही निकली होगी जय भीम। अब तक जिन बहुजन समाज के लोगों से के एकदम से नहीं निकलती किसी बड़े पद पे जाके, वो मन में तो होती है उनके जय भीम, जो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें गवई साहब को सैल्यूट करना चाहिए इस बात के लिए सिर्फ कि उन्होंने जो भी एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं लोग, किसी भी बड़े पद पे पहुंच के या प्रोमिनेंट जगह पे जाके जय भीम कहने से थोड़ा बचते हैं, तो ये तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक जिसको कहते हैं ना एक शीशे की छत थी उसको तोड़ दिया है। तो ये इस बात के लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानना एक बात होती है, वो होता है जय भीम कह के। दूसरा होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानना, वो होता है अपनी कलम और कर्म करके। अब ये क्या क्या जजमेंट देंगे, वो ये बाबा साहब की भी मानते हैं और इनके पिताजी तो बाबा साहब के सहयोगी भी रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी और भी होती है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे खन्ना साहब, उनके चाचा भी एक बहुत बहादुर और ईमानदार जज थे, तो उन्होंने किसी हद तक जाके इन मुश्किल हालात में रीढ़ की हड्डी दिखाई है। और इसीलिए मैं चीफ जस्टिस के कभी फेयरवेल में जाता नहीं हूँ, मैं स्पेशली टाइम निकाल के उनके फेयरवेल में गया था, तो रीढ़ की हड्डी उन्होंने दिखाई है। तो इनके इनके पिताजी तो बाबा साहब के साथ डायरेक्ट टच में थे, इन्होंने अगर रीढ़ की हड्डी दिखाई, 6 महीने का टाइम है इनके पास और वो इनको दिखानी ही चाहिए। जय भीम बोला है तो जय भीम करना भी चाहिए। तो अगर ये दिखाएंगे तो उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो कल नहीं, 15 तारीख को नहीं, 16 को मिलेगा, क्योंकि महाविहार बोध गया का केस 16 तारीख को शायद इनके सामने आने वाला है। कल मैं इनकी रीढ़ की हड्डी का टेस्ट कल नहीं मानता, मैं कल बिल्कुल नहीं मानता। जब वक्फ का केस आ रहा है उसमें नहीं, हम पहले देखना चाहेंगे कि जो हमारे देश के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस बने हैं वो क्या न्याय कर पाएंगे और खन्ना साहब की उस बात को कार्यान्वित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कि जज का कोई धर्म नहीं होता। एक बार वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ या किसी और धर्म का हूँ, वो न्याय करते हैं सबके लिए। तो पहला सबूत अब 16 तारीख को मिल जाएगा। क्या प्राचा साहब ये मान लिया जाए कि देश की कर्नल बेटी का अपमान भी मनुवादी विचारधारा ने किया है? क्यों, और कौन कर सकता है? पाकिस्तान में जो बुराइयां हैं वो किस चीज़ की वजह से है? मनुवाद की वजह से। बाबा, आप लोग बहुत सारे लोग हैरान होते हैं इस बात को कहने की वजह से। पाकिस्तान में भारत से भी ज़्यादा मनुवाद है। ये बात तो बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर देश कायम किया है। मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो यहाँ से ज़्यादा है जो इस्लाम धर्म। भारत में तो संविधान लाना पड़ा ना इस काम के लिए। इस्लाम धर्म तो कहता ही है ना सबको, वही मुसलमान है जो सबको बराबर मानता है, वही मुसलमान है जो सबके लिए इंसाफ करने की दिन रात कोशिश करता है, वही मुसलमान है जो सबको इज्जत, सबको मौका और सबके साथ दोस्ती और बंधुता, भाईचारा। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों का निचोड़ निकाल के तो ये संविधान का प्रियम्बल और संविधान बनाया था। इंसाफ, बराबरी, भाईचारा, इज्जत सबके लिए। पर इस्लाम धर्म तो खुद ही ये बात कहता है। तो वहाँ अगर ज़मींदारी प्रथा भी ख़त्म नहीं हुई आज तक, ऊंच नीच की बात तो छोड़ दीजिए, ज़मींदारी प्रथा ख़त्म नहीं हुई आज तक, तो वहाँ मनुवाद भारत से भी ज़्यादा है और वहाँ के मनुवादी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जितने खतरनाक मनुवादी। तो बोलते हैं ये जंग इस्लाम की जंग है, इसलिए सबको साथ में आना चाहिए। वही बात, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो यही तो इस्लाम सिखा रहा है इन्हें। ये जो आतंकवादी हमले कराए, इस्लाम आतंकवाद को कभी अलाउ करेगा? इस्लाम का मिसयूज़ करके बहुत सारे लोग आतंकवाद की घटनाएं करते हैं। इस्लाम का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान हमेशा बहादुरी से,
कोई भी काम करते हैं वो कभी भी छुप के कोई काम नहीं करते। ये हमारी हिस्ट्री रही है, आज की नहीं, ये 1450 साल की हिस्ट्री। साहब ये बताइए किन किन धाराओं में केस हो सकता है बीजेपी मंत्री पर? यूएपीए की धारा से छोटी कोई भी धारा लगती है तो धारा 16, 17, 18 और 20 से कम कोई भी, और धारा जो कॉन्स्पिरेसी की है वो 20 में ही कवर हो जाती है। BNS की धारा कॉन्स्पिरेसी की लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हाँ, वो षड्यंत्र 20 यूएपीए से कवर हो जाता है, वो षड्यंत्र ही है। तो अगर ये धाराएं लगती हैं तब तो ईमानदारी से काम हो रहा है, वरना इनको बचाने के लिए काम हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर ईडी ने अभी भी, जो मैंने आपको प्रक्रिया अभी बताई है इसी इंटरव्यू में जस्ट पहले, कि इनके CDR निकाले जाएं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली जाएं, कौन कौन इनके चारों तरफ लोग रहते हैं जो ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हैं उनका, और सिर्फ इन्हीं का फ़ोन नहीं, इनके ड्राइवर और जो इनके साथ PA रहते हैं उनका भी, 2 नंबर के फ़ोन आजकल सबके पास होते हैं, वो वाला फ़ोन भी उससे निकाल के, और उन लोगों के बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक की जाएं, तब स्थिति निकल के आएगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी तो वो पाकिस्तान और चाइना का पैसा है, और उसके लिए ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। राजा साहब, उनके बयान का 24 घंटा से ज़्यादा बीत गया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ही तो करवाया, यही तो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैं। आपने सुना ही नहीं। अब भाई किसी, क्या एक बार फिर से बीजेपी और मोदी से चूक हुई है? चूक नहीं, बिल्कुल चूक नहीं हुई। उन्होंने पूरा सटीक, जो ये इल्ज़ाम है मेरा उनके ऊपर कि RSS और बीजेपी ने उनसे ये कहलवाया है, और उन्होंने पूरी सटीकता से, पूरी सटीक बात, तो डैमेज कंट्रोल हो जाता ना। उन्होंने तो खुद बोला है कि मोदी जी के लिए तालियां बजाइए। अब मैं आपको बात, आप अगर आप उस वीडियो को, मैंने तो थोड़ा सा ही पोर्शन देखा है, ध्यान से देखोगे तो वो कह रहे हैं उस बात को। तो तालियां कौन कौन बजा रहा है स्टेज पे बैठा हुआ, देखा नहीं आपने? मोदी जी के नाम कितने खुश हो रहे थे सब। तो वो सब उस साजिश में शामिल हैं। अगर यही मेरी बात का सबसे बड़ा सबूत है, अगर ये ऊपर से नहीं कहलवाया होता तो किसी भी मंत्री की इतनी जुर्रत है जो संविधान की सच्ची या झूठी जैसी भी शपथ लेके मंत्री बनाए, वो ऐसी बात करेगा घटिया और घिनौनी भारत की फौज के बारे में? उनको कहा गया होगा, मेरे ख्याल से उनको सख्त डायरेक्शन दी होगी कि आपको ये बोलना ही बोलना है, क्योंकि ये हमारा मैसेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और चाइना से है, RSS की, जो मेरा इल्ज़ाम हमेशा से रहा है, उसके तहत ये बात बोलनी ही है। क्योंकि अभी तक भी इतनी कोशिश करने के बाद भी RSS और बीजेपी इस, जो ये ऑपरेशन सिंदूर है और इससे पहले भी जो पहलगाम में घटना हुई है, उसमें बिल्कुल नाकाम रही है ना हिंदू मुस्लिम करने में, और उसका श्रेय जाता है हमारे देश के सबसे ज़्यादा जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको, और जो टूरिस्ट जो लोग थे उनकी फैमिलीज़ को। और उसके बाद आपने एक अभी बहुत गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS का तार चाइना और पाकिस्तान से जुड़ा है जी, क्या कुछ सबूत है आपके पास? अभी मैंने सबूत भी इसी इंटरव्यू में दिया है ना, सबसे बड़ा सबूत दिया है। APJ अब्दुल कलाम साहब की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को बेचने वाला कौन था, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके हमारा थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाए, वो कौन इंसान था? वो था ना RSS का आदमी। तो ये भी भाजपा मंत्री मिले हुए हैं उनसे। हाँ, मेरा तो यही इल्ज़ाम है ना, इन्वेस्टिगेशन आप कर लो फ्री एंड फेयर। अगर आपको ना था, अभी मैंने आपको तरीका भी बताया ना, प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकलवा लो, अभी पता लग जाएगा कि इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, इनके जो चाहने वाले और मित्रगण हैं उनकी। तो ये मान लिया जाए कि महमूद पराचा की वजह से भाजपा के ये मंत्री आगामी दिनों में जेल में चक्की पीसेगा? नहीं, मैं इसमें वकील नहीं हूँ, तो अभी मेरी वजह से नहीं, लेकिन कोई ना कोई ईमानदार वकील तो इसको करेगा ही, कोई ना कोई अम्बेडकरवादी संविधानवादी वकील इस केस को करेगा। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ अकेले नहीं, कॉन्स्पिरेसी में इनके साथ जो दूसरे लोग भी शामिल हैं ना, जिन लोगों ने इनसे ये बात कहलवाई है, और जिन लोगों ने इस बात को कहने के बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। FIR के बाद भी अभी तक मंत्रालय से नहीं हटे, मेरी जब तक जानकारी है। हाईकोर्ट तो जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस साजिश में सब शामिल हैं। हाईकोर्ट ने FIR करवा दी है, क्या आप उसमें पार्टी बनेंगे? नहीं, FIR में मैं कैसे पार्टी बन सकता हूँ? नहीं, मतलब जब केस चलेगा इनके खिलाफ तब अगर मुझे वकील किसी भी क्लाइंट ने एंगेज किया तो मैं निश्चित रूप से बनूंगा, और मैं सज़ा भी दिलवाने की पूरी चेष्टा भी करूंगा। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा ही है, मेरे रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं, आज तक तो ऐसा। देशद्रोह का मुकदमे के तहत ये अंदर 100%